हेलो दोस्तों, रात के 12 बजे है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चैप्टर को जिसका नाम है वेक्टर। क्लास 12 वेक्टर चैप्टर, सब्जेक्ट मैथ्स 1। ऐसा इसलिए कहा कि ये चैप्टर पहले 11th में हुआ करता था, इसका पहला पार्ट, और फिर दूसरा पार्ट 12th में हुआ करता था। लेकिन समय बदल गया है और शायद हमारा बोर्ड भी, इसलिए अभी ये टॉपिक जो है इन्होंने डायरेक्ट 11 से हटा दिया है और पूरा का पूरा टॉपिक इन्होंने उठा के 12th में डाल दिया है। तो इवन बेसिक पार्ट भी जो हम 11th में पढ़ा करते थे वो बेसिक भी हमें अभी 12th में ही पढ़ने को मिलेगा। तो अच्छी बात है, क्योंकि चीज़ों को भूल जाते हैं हम लोग और इसलिए याद रखने के लिए दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। यहाँ पे कुछ लिखा है लेटर स्टडी वगैरह, तो ये हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो वेक्टर्स एंड देयर टाइप्स, सेक्शन फार्मूला, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो हम बस इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम याद कर लेंगे। सेक्शन फार्मूला तक आज नहीं जाएंगे, हम आज निपटा देंगे वेक्टर्स एंड देयर टाइप। तो लेट्स देखते हैं सबसे पहले। तो ये तो जानी पहचानी चीज़ है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर और वेक्टर हमने 11th में काफ़ी इसको डिस्कस कर लिया था। इवन हमने वेक्टर चैप्टर को भी डिस्कस किया था, क्योंकि हमारा अंदाज़ा था कि ये आएगा ही और बाकी जगहों पे भी इसका काफ़ी इस्तेमाल हो रहा था। और क्योंकि हमको फिज़िक्स में इसकी आवश्यकता पड़ रही थी, इसलिए हमने सोचा था कि इसको थोड़ा तो पढ़ना ज़रूरी है, तो हमने इस चैप्टर को पढ़ा भी था। तो देखते पहले क्या लिखा है। स्केलर क्वांटिटी, a quantity which can be completely described by magnitude only is called as scalar quantity. Example, mass, length, temperature, area, volume, time, distance. दूसरा रहता है वेक्टर क्वांटिटी। हमको पता है ये चीज़, quantity which needs to be described using magnitude and direction is called vector quantity. तो सिंपल सी हमको पता है ये बात। क्वांटिटी दो टाइप्स की, एक है स्केलर और दूसरी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, राइट। स्केलर को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वही वेक्टर की बात की जाएगी तो फिर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटी जिसको हमने डायरेक्शन भी साथ में माना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर डिस्टेंस बोला जाए या फिर पाथ लेंथ बोला जाए तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि बस 100 किलोमीटर बोल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ 100 किलोमीटर बोल के आपका काम नहीं होने वाला, आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। जैसे इसके ऊपर एरो दिखा के मैं डायरेक्शन, तो मैं बोल दूँगा 100 किलोमीटर ईस्ट, तो मैंने ये स्केलर वेक्टर की बात की। अगर मैं सिर्फ 100 किलोमीटर बोलूँगा तो मैंने स्केलर की बात की, और अगर मैंने 100 किलोमीटर ईस्ट बोल दिया तो मैंने वेक्टर की बात की। क्योंकि इस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड है। 100 किलोमीटर या 100 एक नंबर, एक मैग्नीट्यूड हुआ, और ये जो 100 किलोमीटर प्लस ईस्ट वाला पार्ट, तो 100 किलोमीटर तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट और ईस्ट वाला पार्ट हो गया डायरेक्शन। तो इस चीज़ में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ऐसी चीज़ों को हम, ऐसे क्वान्टिटीज़ को हम वेक्टर क्वान्टिटी कहते हैं। और जिस क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ये तो हमको पता है। फिर जाने माने वही हमारे एग्जांपल है जो हमने 11th में याद किए थे। जैसे मास है, लेंथ है ना। लेंथ भी गिननी है तो जैसे हमने बोला डिस्टेंस 100 से। मास बोलना है तो मास फिर 100 kg, 10 kg तो मास हो गया। लेकिन वही वेक्टर की बात की जाए तो फिर वो न्यूटन में डायरेक्शन के साथ हम बोलते हैं, जिसका डायरेक्शन टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी अर्थ होता है। तो मास और इधर हो जाएगा तो वेट, है ना। तो हमने 11th में पढ़ा था इसको। इस साइड में स्केलर का एग्जांपल है मास, तो वेक्टर का एग्जांपल हुआ वेट। क्योंकि वेट की केस में फिर आपको देखना पड़ता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ फिजिक्स में हमने देखा था आता है। तो सिंपल सी चीज़ है। तो आप सिंपल याद रखिए, स्केलर मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो क्वांटिटी, और वेक्टर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। अगर मैं 100 किलोमीटर बोलूँ तो मैंने सिर्फ स्केलर की बात की, और मैं बात कर रहा हूँ पाथ लेंथ की।
लेकिन मैंने अगर 100 किलोमीटर ईस्ट बोला तो मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर क्वांटिटी की, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इसमें से 100 किलोमीटर मैग्नीट्यूड वाला पार्ट हुआ तो ईस्ट वाला पार्ट जो है डायरेक्शन वाला पार्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, समझ हमने पढ़ा हुआ है और हमें याद होगा भी। हमने ये चीज़ों को काफ़ी पहले से डिस्कस करते हैं, जैसे स्पीड और वेलोसिटी की हम बार बार बात करते हैं, है ना। तो स्पीड ए वाला टर्म, अगर मैं बोलूँ कि एक गाड़ी जो है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो ये हो गया स्पीड वाला पार्ट, और इसका मतलब है ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ एक गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट में, उत्तर में जा रही है, उत्तर दिशा की ओर जा रही, तो मैं बोलूँगा ये वेलोसिटी है, क्योंकि इसमें स्पीड तो दिया है, मतलब मैग्नीट्यूड वाला पार्ट तो दिया है, लेकिन साथ में ये ईस्ट जो बोल दिया मैंने, ये डायरेक्शन वाला पार्ट भी इसमें दिया हुआ है। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 100 किलोमीटर मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। तो इन चीज़ों को भी हमने 11th में काफ़ी अच्छे से और बारीकी से डिस्कस किया हुआ है, लेकिन शायद कुछ लोग नए हैं तो शायद उनको इतनी जानकारी ना हो, या हो सकता है समय के साथ हम चीज़ों को भूलने लगते हैं, तो शायद भूल गए होंगे, तो इसलिए मैंने इसको रिवाइज कर दिया। तो आगे चलते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर, चैप्टर नंबर 5, मैथमेटिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब दिखाएंगे। वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर कैसे दिखाएंगे, तो एक ऐसे लाइन जिसका डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसको बोला जाता है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के फॉर्म में आप दिखा सकते हैं। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ से ये लाइन चालू हुई और इस पॉइंट पे ये लाइन ख़त्म होगी, और इस प्रकार से डायरेक्शन भी है। If AB is a segment and its direction is shown with an arrowhead as in figure, then the directed segment AB has magnitude as well as direction. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, किताब में एग्जांपल दिया है। ये पॉइंट A से पॉइंट B तक इन्होंने ऐसा ड्रॉ किया, ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B। तो इसका मतलब है कोई चीज़ A से B की तरफ जा रही होगी, या फिर इस एरो का डायरेक्शन हुआ A से B की तरफ, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है A, इनिशियल पॉइंट, और जिसका एंड पॉइंट है B। और इसको दिखाते वक्त हम लिख सकते हैं AB बार, लिखते वक्त लिखेंगे AB बार, और इसका मतलब है इनिशियल पॉइंट A है तो टर्मिनल पॉइंट B है, जैसे आप लिखा है। इफ वेक्टर AB, अगर वेक्टर AB आपने बनाया जैसे इस तरह से मैंने बना दिया, तो A जो होगा इसका इनिशियल पॉइंट होगा, और B जो है इसका टर्मिनल पॉइंट होगा। क्योंकि आप सोचिए, हमेशा आप कितनी बार ये डायग्राम ड्रॉ करते जाएंगे किसी को ये बताने के लिए कि ये चीज़ कहाँ से कहाँ जा रही है, चीज़ों का डायरेक्शन किस दिशा से किस दिशा की हो रहे हैं। आप बार बार चीज़ C to D ऐसा ड्रॉ तो नहीं कर सकते। इसी जगह लिखते वक्त आप लिखेंगे CD बार, तो आगे वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि इनिशियल पॉइंट C है और D पॉइंट पे वो एंड हुआ है, मतलब C से D की तरफ चीज़ जा रही है। वैसे अगर DC कर दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ इनिशियल पॉइंट अभी D है और टर्मिनल पॉइंट C है, मतलब चीज़ D से चालू हुई है तो C तक जाएगी या C के डायरेक्शन में जाएगी। तो इस चीज़ को समझने वाली बात है। जैसे अगर मैंने बोला EF, तो इसका मतलब EF बार, तो चीज़ शुरुआत की है वह उसने E से और जा रहा है F तक, और अगर और EF जो हो गया उसका डिस्टेंस या सेगमेंट हो जाता है। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या है, तो लाइन का एक टुकड़ा है जिसकी लेंथ अनलिमिटेड है, विच इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ सपोर्ट और द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। तो ये लाइन चलती ही जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये सेगमेंट तो दिया है, लेकिन इसके डायरेक्शन की जब बात की तो ये लाइन कैसी है, चल रही है। If initial and terminal point are not specified, then the vector are denoted by A vector, B vector, C। अभी यहाँ पे देखो, अगर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट नहीं दिया है, जैसे मान लेते हैं ये हुआ पहला केस, ये है A और ये है पॉइंट B, तो इसको दिखाते हुए बोलेंगे A B बार। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो और इसका इनिशियल और एंड पॉइंट नहीं दिया है, तो हम बोलेंगे ये वेक्टर कौन सा है, तो सिंपली A वेक्टर है। तो इसको
स्मॉल लेटर में हम दिखाएंगे। कैपिटल लेटर में जनरली नाम दिए जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। तो ए से बी तक जा रहा है ये, तो इनिशियल हो गया, और बी क्या है, टर्मिनल हो गया। इनिशियल मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ, टर्मिनल मतलब जहाँ पे एंड हुआ। और स्टार्टिंग का और एंडिंग का अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी नहीं दिया है तो हम उसको फिर स्मॉल लेटर में इस तरह से दिखा सकते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो एक एरो को मैंने दिखा दिया ए वेक्टर, वैसे मैं दूसरा एरो चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। चलो ये हो गया बी वेक्टर, लेट्स से इस सी वेक्टर, तो इस तरह से मैं दिखा सकता हूँ। और तो ये आप देखो, ये ए बार, बी बार, सी बार दिखा सकते हैं, या फिर आप बोल्ड लेटर में लिख सकते हैं। देखो आप तो पेन से लिखने वाले हो, तो फिर बोल्ड का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। किसी ने पेन चलाते हुए 2 बार लिखा है तो सब कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हम यूज़ करते हैं ये वाला फॉर्मेट, ए बार, बी बार, सी बार। हाँ, प्रिंटिंग करते वक्त तो आपको ऐसा बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप जब पेपर छुड़ाएंगे या कॉपी में लिखेंगे उस वक्त ये बोल्ड ध्यान में ही नहीं आएगा अगर आप बहुत दिनों बाद देखेंगे। इसलिए आप यूज़ करना ए बार, बी बार और सी बार वाला फंडा। बार मतलब जैसे ए के ऊपर ये जो है लाइन, इसको बोलेंगे बार। तो ए बार, ये ए बार से पता चलता है ये इनफाइनाइट है, या फिर इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमको पता नहीं है, बस इस वेक्टर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ए डायरेक्शन हम बोल सकते हैं, ए डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, तो हमने अब तक देखा शुरुआत का पार्ट कि एक वेक्टर को दिखाया कैसे जाए। तो हम जैसे हमने बोला कि अगर हमने एक लाइन जैसे यहाँ पे है, पॉइंट ए स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ये हो गया बी इसका टर्मिनल पॉइंट, तो हम दिखा देंगे ए बी बार से। और अगर इसका हमको नहीं पता है हमको स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट, तो हम लिख सकते हैं ए बार ऐसा, स्मॉल ए बार ऐसा इसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड और साइज ऑफ और लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए बी बार एंड इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी। इंटरेस्टिंगली आप देखिए, जैसे हमने बोला कि ये ए बी वेक्टर हो गया, तो ए बी वेक्टर इसमें इसका अगर मैग्नीट्यूड दिखाना, अभी तो इसमें डायरेक्शन भी हो गया और मैग्नीट्यूड दोनों पार्ट हो गया, लेकिन हमको इसमें से सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके आजू बाजू में ये मॉड बना देंगे, और फिर ये मॉड का साइन लिखते ही ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड। मतलब जैसे अगर मैंने लिखा ई एफ बार, तो ये ई से चालू हुआ, एफ पे ख़त्म हुआ, लेकिन ये वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। लेकिन मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ई एफ बार ही रहने दूंगा, लेकिन इसके बीच में इसको रख दूंगा मॉड के अंदर, और इसका मतलब होता है लेंथ ई एफ्स, मतलब ई से एफ तक की लेंथ। जैसे ये ए बी बार का मतलब हुआ लेंथ ए बी, ए से बी तक की लेंथ। तो एग्जाम्पल के तौर पर लेट मी चेंज पेन, मज़ा आता है पेन चेंज करने में, इसलिए चेंज कर दूँ। तो ए चेंज हो गया, चलो ठीक है। जैसे एक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट जे और एंड पॉइंट इसका है के, तो ये बार को दिखाएंगे हम जे के बार से, और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाला पार्ट। और इसके अंदर का सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट चाहिए तो जे के बार तो रहेगा, लेकिन इसको डाल दो मॉड के अंदर। इसका मतलब हो गया लेंथ, जैसे ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ होगी लेंथ ऑफ जे के, और हमको पता है लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पे देखा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, जैसे यहाँ पे लिखा है ए बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, आर। तो ये जो ए वेक्टर, बी वेक्टर मतलब जिसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट नहीं दी जाते, उसका मैग्नीट्यूड भी वैसे ही दिखाएंगे। जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए बार का मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ ए वेक्टर, बी बार का मैग्नीट्यूड है तो मॉड ऑफ बी वेक्टर या बी वेक्टर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स डायरेक्शन। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, सिंस द लेंथ इज़ नेवर नेगेटिव, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये चीज़ भी हमने 11th में देखी है। जैसे ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट ओ, ओरिजिन, और फिर मैं अगर ऐसी एक लाइन खींच दूँ और यहाँ पे लिखूँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और इसको बोल दूँ ये एक्स एक्सिस है ना। तो एक्स एक्सिस का एक नेगेटिव साइड भी रहेगा, तो इस साइड में रहेगा -1, -2, -3, राइट। अभी जैसे
ये अगर हम कोई चीज़ पॉइंट ओ से मैं कर सकता ओके, कोई चीज़ पॉइंट ओ से यहाँ से शुरू की और वो चलते चलते इस तक आई, तो ये अगर इस डायरेक्शन में हम लिखेंगे तो इसका वैल्यू जो हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया 3, राइट। लेकिन अगर मैंने ये चीज़ ये ओ से चालू हुई और इस डायरेक्शन में गई तो इसको मैं लिख दूंगा -3। अभी यहाँ पे समझने वाली बात है, इस 3 में और -3 का मतलब क्या है। एक्चुअली ये 3 नहीं होगा, ये +3 होगा और ये प्लस साइन दिखाएगा इसका एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, वही ये माइनस साइन दिखाएगा एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। तो इससे पता चल जाएगा एक्स एक्सिस के कौन से साइड में वो चीज़ गई है अभी। लेकिन ये अभी यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि ये +3 और -3 में मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है और डायरेक्शन वाला पार्ट कौन सा है। तो ये जो प्लस वाला पार्ट है ये एक्चुअली हो गया डायरेक्शन वाला पार्ट, और ये जो 3 लिखा हुआ है ये हो गया इसके मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। वैसे ये -3 में ये माइनस हो गया इसके डायरेक्शन वाला पार्ट, और ये 3 जो है ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। तो आप देखो डायरेक्शन के साथ डायरेक्शन चेंज हुआ तो साइन चेंज हुआ, लेकिन मैग्नीट्यूड अभी भी उतना ही है। यहाँ पे भी 3 है और ये भी 3 है, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अगर आप माइनस साइन प्लस साइन लिखते हो इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड निगेटिव है, इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस चीज़ को ध्यान रखने वाली बात है, प्लस और माइनस साइन से डायरेक्शन दिखाया जाएगा, मैग्नीट्यूड नहीं। मैग्नीट्यूड जैसे हमने ये +3 और -3 की बात की, तो मैग्नीट्यूड हमेशा सेम ही रहेगा, 3 मतलब 3 ही रहेगा। तो दोनों ही केस में, +3 वाले केस में और -3 वाले केस में मैग्नीट्यूड 3 ही है, मतलब पॉजिटिव ही है। तो फिर प्लस माइनस क्या दिखा रहा है, वो तो डायरेक्शन वाला पार्ट है जो प्लस माइनस में दिखाया जाता। तो हमेशा याद रखना मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो इस चीज़ को याद रखना, मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में रहेगा। फिर वो माइनस जो साइन है वो क्या है, तो वो डायरेक्शन वाला पार्ट है, उसको याद रखना। नेक्स्ट, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा किसी वेक्टर को दिखाना है तो इसका एक इनिशियल पॉइंट रहता है, इसका एक एंड पॉइंट रहता है, और इसको हम लिख सकते हैं ए बी बार। फिर हमने देखा अगर ये ए इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट नहीं दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल ए बार। फिर हमने देखा कि अगर ये तो डायरेक्शन वाला पार्ट है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसमें दोनों है, अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मतलब हम इसके लिखेंगे ए बी बार मॉड के अंदर, और इसका मतलब हो गया लेंथ ए बी। याद रखने वाली बात है, इसका मतलब है लेंथ ए बी, ए से बी तक का डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे 3 या -3 जो भी है। और ये भी है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, ये वैल्यू कभी निगेटिव नहीं रहेंगे। हाँ, फिर वो माइनस प्लस साइन दिखाया जाता है, उसका मतलब क्या होगा, माइनस और प्लस साइन डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो इन चीज़ों को अभी यहाँ से जो टॉपिक चालू होने वाला है उसको बारीकी से याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला ज़ीरो वेक्टर, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड इज कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड हो गया। तो मान लेते हैं जैसे कोई चीज़ ए से चालू हुई और ए पे ही ख़त्म हो गई, तो इसका इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट कौन सा है, यही पॉइंट है। तो ऐसा वेक्टर को हम, इसका वेक्टर अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया ए वेक्टर, और ये हमेशा इसका मैग्नीट्यूड रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आता है 0। मतलब ये जो लेंथ है ए से ए तक की लेंथ क्या है, कुछ भी नहीं है, वो तो एक पॉइंट ही है। एक पॉइंट ए से ही शुरुआत किया या ए पे ही अंत हो गया, मतलब शुरुआत ही नहीं किया, एक प्रकार से ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसको बोलेंगे ज़ीरो वेक्टर। एक वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करता है। देखो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल एक के ऊपर एक आएगा, मतलब एक ही पॉइंट है, जो एक आपने पॉइंट बना दिया वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वही उसका एंड पॉइंट। जैसे ये बी
स्टार्टिंग पॉइंट भी है और बी उसका एंड पॉइंट भी है, तो वेक्टर बनेगा बी बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड अगर हमने निकाला तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा, तो 0। मतलब ये लेंथ कुछ भी नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 0 आने का कारण लेंथ बी बी क्या है, कुछ नहीं है, लेंथ बी बी 0 है। लेंथ ए क्या है, तो लेंथ ए क्या है, तो 0 है, क्योंकि कुछ लेंथ ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, 0 वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड होता है ना डायरेक्शन। 0 वेक्टर कैन नॉट बी असाइन अ डेफिनेट डायरेक्शन, इट हैज़ 0 मैग्नीट्यूड एट मे बी रिगार्ड एज हैविंग एनी सूटेबल डायरेक्शन। तो वैसे देखा जाए तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, या फिर सूटेबल डायरेक्शन चाहे तो टाइम पर उसको असाइन कर सकते हैं। हम जब प्रिज्यूम करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करने में यूज़ करते हैं, तो हम उसको कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 0 वेक्टर, राइट। 0 वेक्टर कैसे दिखाएंगे, तो 0 के ऊपर बार, तो ये हो गया 0 वेक्टर। इसका एक और नाम है जो हमको याद रखना चाहिए, इसका नाम है नल वेक्टर। 0 वेक्टर या फिर नल वेक्टर, तो इस नाम को भी याद रखना चाहिए। तो सिंपल सा है, इसको याद रखो। तो वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड, ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग और अंत का पॉइंट कोइंसाइड होता है, एक के ऊपर एक है, मतलब वो चीज़ स्टार्ट ही नहीं हुई है, स्टार्ट और एंड पॉइंट एक ही है, मतलब शुरुआत ही नहीं है, तो उसका वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो 0 वेक्टर बोलेंगे। और इसका ना कोई डायरेक्शन होगा ना कोई इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो इस चीज़ को याद रखना, दिखाते वक्त दिखाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे कोई भी ले लो, स्टार्टिंग पॉइंट m, तो एंड पॉइंट भी क्या होगा m, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 0, तो यह mm क्या हो गया 0 वेक्टर। याद रखना, ना इसका डायरेक्शन है ना इसका कोई मैग्नीट्यूड है, 0 पूरी तरह से 0 है। उसके बाद है यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी 1 is called as unit vector. The unit vector in the direction of a given vector A is denoted by a hat, a cap या फिर a hat, जैसे इसको डिनोट किया। यूनिट वेक्टर क्या है, देखो नाम से ही पता चलता है, यूनिट मतलब सबसे पहला टुकड़ा है ना, और किसी भी चीज़ का यूनिट हम जनरली यूज़ करते हैं 1, है ना। और यूनिट वेक्टर उस मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है यूनिटी है, मतलब क्या है 1 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर। जैसे अगर मैं ये एक्स एक्सिस को ड्रॉ करूँ 0 से, 0 1 2 3 4 5, तो बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर बनाया जाएगा, अगर ये ए वेक्टर है तो ये ए वेक्टर क्या हो गया, तो यूनिट वेक्टर हो गया, है ना। तो इसको दिखाया जाता यूनिट वेक्टर इज़ द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर ए, इट डिनोटेड बाय, और इसको दिखाने का तरीका इस तरह से है, ए कैप या फिर ए हैट, इसके ऊपर टोपी बना दीजिए आप, बस हो गया टोपी, है ना। ए कैप या फिर ए हैट। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, क्या इसमें मैग्नीट्यूड रहता है, तो जवाब है हाँ मैग्नीट्यूड रहता है, इसका मैग्नीट्यूड रहता है 1, मतलब यूनिटी। और इसका डायरेक्शन रहता है, हाँ इसका डायरेक्शन रहता है, इसका जैसे हमने कोई भी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, तो पर्टिकुलर कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, ए वेक्टर का डायरेक्शन, है ना। ये इसको ए वेक्टर एक वेक्टर है और ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा बी वेक्टर या फिर बी बार, और फिर बोलूँ कि ये बी तो यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो फिर क्या लिख सकते हैं इसको बी कैप। ऐसे ही बोला कि सी वेक्टर, तो सी वेक्टर एक वेक्टर है, लेकिन मैंने बोला कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो फिर इसको क्या लिखूंगा सी कैप। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। सबसे बेसिक यूनिट जो उसका होगा तो उसको बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर। तो इस चीज़ को याद रखना। 0 वेक्टर क्या रहता है, तो 0 वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड रहता है ना डायरेक्शन रहता है, तो ये भी एक मिनट रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा था 0 वेक्टर ऐसा नो मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर कैसा, मैग्नीट्यूड इज 1 एंड डायरेक्शन एज पर गिवन वेक्टर, है ना। मतलब इसका डायरेक्शन भी रहता है और मैग्नीट्यूड भी रहता है, लेकिन यूनिट वर्ड आया तो याद रखना इसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है 1। तो आगे चलते हैं। उसके बाद है कोई, चलो तो नेक्स्ट पार्ट है को इनिशियल वेक्टर्स और दूसरा को टर्मिनस वेक्टर। नाम से पता चलता है को इनिशियल साथ में शुरू होने वाले, जैसे एग्जांपल के तौर पे किताब में यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ,
तो एक वेक्टर यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, इसका नाम है ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर भी वहीं से चालू हुआ और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड हो गया, जिसका नाम है बी वेक्टर। अब इसका वैसे देखा जाए तो इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन शुरुआत इनकी इस एक पॉइंट से होती है। मान लेते हैं पॉइंट ओ है, तो जो वेक्टर दो वेक्टर जिनकी शुरुआत एक कॉमन पॉइंट से हो तो उनको हम कोट इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा उसको को इनिशियल वेक्टर बोल सकते हैं। जैसे मैंने एक और ड्रॉ कर दिया यहाँ पे सी वेक्टर, तो सी वेक्टर भी को इनिशियल वेक्टर है। जैसे मैंने एक और ड्रॉ कर दिया डी वेक्टर, तो डी वेक्टर भी को इनिशियल वेक्टर है। एक और ड्रॉ कर दिया एम वेक्टर, तो एम वेक्टर भी को इनिशियल वेक्टर। मतलब ये एम वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये पांचों एक दूसरे के को इनिशियल वेक्टर्स हुए, क्योंकि इन सबका कॉमन इनिशियल पॉइंट सेम है, शुरुआत एक ही जगह से हुई, वो है पॉइंट ओ। वैसे ही कोटर्मिनल्स, वेयर एज वेक्टर हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड कोटर्मिनल्स वेक्टर। जैसे एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, इसका नाम है ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर भी मैंने ड्रॉ किया है, ये इसका नाम है बी वेक्टर। अभी ये ए वेक्टर और बी वेक्टर एक कॉमन पॉइंट पे जाके मिले, और क्योंकि इनका मिलने वाला लास्ट पॉइंट सेम है, मतलब एक ही पॉइंट पे फाइनली एंड होते हैं, तो इसको हम को टर्मिनल्स वेक्टर बोलेंगे। मतलब जिसका लास्ट पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट सेम होता है। जैसे एक और ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा सी वेक्टर, ये भी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो गया। फिर मैं एक और ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया डी वेक्टर, सी वेक्टर, ये डी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर या डी वेक्टर, या ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ये चारों के चारों वेक्टर जो है एक दूसरे के को टर्मिनस वेक्टर है, क्योंकि इनका टर्मिनल पॉइंट सेम है। मतलब जहाँ पे वेक्टर एंड होता है सबके हेड मिल रहे हैं। हम बोल सकते हैं एरो का ये रहता है एरो का टेल वाला पार्ट, तो आगे वाला पार्ट रहता है हेड वाला, जैसे ऐसा बोलेंगे। तो ये है टेल एरो की और ये पार्ट होता है हेड। तो जिसका टेल वाला पार्ट सेम होता है या शुरुआत सेम होती है उसको हम बोलते हैं को इनिशियल, और जिसका हेड वाला पार्ट सेम होता है उसको हम बोलेंगे या मिलता है उसको बोलेंगे को टर्मिनस वेक्टर। हियर ए वेक्टर बी वेक्टर एग्जांपल दिया है, को इनिशियल वेक्टर एंड सी डी आर को टर्मिनस। जैसे ये वाली डायग्राम किताब के डायग्राम के अनुसार ए वेक्टर बी वेक्टर को इनिशियल है, क्योंकि शुरुआत का पॉइंट इनका सेम है। तो ये जो सी वेक्टर और डी वेक्टर ये को टर्मिनल वेक्टर है, क्योंकि ये हेड वाला पार्ट मतलब इनका एंड पॉइंट क्या है, सेम है। तो ये भी सिंपल सा पार्ट है। आगे इक्वल वेक्टर, याद रखने वाली बात है। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो वेक्टर को इक्वल तभी बोलेंगे जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाला पार्ट सेम होगा। जैसे एज ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, देखो यहाँ पे दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड देयर डायरेक्शन आर सेम रिगार्डलेस ऑफ इनिशियल पॉइंट, वी राइट एज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पे एक और पॉइंट है, रिगार्डलेस ऑफ इनिशियल पॉइंट, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टार्टिंग पॉइंट उनका सेम है या नहीं है, बस उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। जैसे इस की बुक में दी हुई डायग्राम में ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों इक्वल हैं, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। इसके पीछे कारण ये है कि आप ठीक से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये जो लेंथ है यहाँ से मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी देखने में पता चल रही है कि लेंथ भी क्या है, सेम है, 3 सेंटीमीटर की मान लेते हैं। तो क्योंकि इनका लेंथ सेम है मतलब इनका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट क्या हो गया, सेम। और इनका डायरेक्शन देखो, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल हैं, तो इनका डायरेक्शन भी क्या है, सेम। इसलिए दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है, मतलब ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। एक और देते हैं एग्जांपल, जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ ये एम वेक्टर और ये लेंथ मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। एक और ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे एन वेक्टर और ये लेंथ भी है 5 सेंटीमीटर, और ये एम वेक्टर और एन वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं एम वेक्टर इक्वल टू एन वेक्टर। ऐसा इसलिए कि दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब इसका भी 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी 5 सेंटीमीटर, मतलब मैग्नीट्यूड वाला पार्ट भी सेम है। तो इक्वल वेक्टर किसे कहा जाएगा, इक्वल वेक्टर उसे बोलेंगे जिसमें वेक्टर में 2 ही पार्ट रहते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट और दूसरा डायरेक्शन वाला। तो जिसका मैग्नीट्यूड, 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम इक्वल हो तो हम 2 वेक्टर को बोलेंगे इक्वल वेक्टर, मतलब 2 वेक्टर एक दूसरे के इक्वल वेक्टर होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और देखते हैं,
लेट मी चेंज द पेन, इट्स रेड पेन। ओके, तो ये मैंने बना दिया सी वेक्टर, ये मैंने बना दिया डी वेक्टर, ये मैंने यहाँ पे बना दिया ई वेक्टर, राइट। मैं बोलूँ ये है 4 सेंटीमीटर, ये वाला भी है 4 सेंटीमीटर और ये वाला भी है 4 सेंटीमीटर। तो अभी क्या बोलेंगे हम, ये तीनों वेक्टर क्या है, तो इक्वल वेक्टर है। सी वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट सेम है 4 4 4, इनका डायरेक्शन भी सेम है, तीनों पैरेलल दिख रहे हैं, मतलब डायरेक्शन भी क्या है सेम, मतलब तीनों वेक्टर क्या है इक्वल वेक्टर है। इसलिए सी वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर। क्योंकि देखो एक और चीज़ है ना, मैग्नीट्यूड दिखाते हुए हम ऐसा भी ले सकते हैं ना, मॉड ऑफ सी बार इक्वल टू मॉड ऑफ डी बार इक्वल टू मॉड ऑफ ई बार। तो क्योंकि सबका वैल्यू क्या है 4 4 4, तो मैग्नीट्यूड सेम है, वैसे इनका डायरेक्शन भी सेम है। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम। ये देखो सी पहले सी बार जो मैंने बनाया वो पहले बनाया, फिर सी बार डी बार जो मैंने बनाया उसके आगे है, वो एक ही पॉइंट पे नहीं है। और ई बार वाला जो तीसरा बनाया था मैंने वो थोड़ा सा पीछे है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे है, इससे फ़र्क पड़ता है कि उनका डायरेक्शन कितना है और उनकी लंबाई कितनी है। एक और चीज़ है, यहाँ पे ये लंबाई को लिखा जाता है, कभी ये बुक में पता नहीं ये ऐसा ड्रॉ कर देते और बोलते कि आप देखो, तो इतनी आंखें भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे नंबर लिख दो तो आपको समझने में आसानी हो जाती है। आगे तो 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड मतलब नंबर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है सेम है और डायरेक्शन भी क्या है सेम, तो ऐसे वेक्टर को बोलेंगे इक्वल वेक्टर। हियर ए वेक्टर मॉड ऑफ, यहाँ पे देखो ये एग्जांपल, हियर मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ सी वेक्टर बट द डायरेक्शन आर नॉट सेम, देयरफॉर ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, ये है बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, क्या अभी ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर हम बोल सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी 3 सेंटीमीटर है, इसका भी 3, लेकिन इनका डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए ए वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इस केस में सेम नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ एम वेक्टर, है ना, ये मैंने ड्रॉ कर दिया एम वेक्टर और वैसे मैंने ड्रॉ कर दिया एन वेक्टर, और मैं बोलूँ कि ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी है 3 सेंटीमीटर, तो क्या अब इन दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोला जा सकता है? नहीं, क्योंकि ए वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू एन वेक्टर बिकॉज देयर डायरेक्शंस आर नॉट सेम, राइट, they are both are pointing in different direction, therefore m vector is not equal to n vector. So that is also the point to be noted. Okay, here the direction, they are given an example of this a vector and d vector, magnitude of a vector and d vector. Let's see this example also. The third point is discussing their magnitude. तो तीसरा पॉइंट उनके मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहा है। जैसे मान लेते हैं ये है वेक्टर, ये ऐसा है ना, ए बार लिख देते हो इसके ऊपर, और ये हो गया दूसरा बी बार। तो क्या अभी ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है? नहीं, जैसे देखने में लगता है, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर और ये कितना है 3 सेंटीमीटर, अभी भी ए वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू बी वेक्टर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर है, इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, भले ही इनका डायरेक्शन सेम हो लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो अभी भी इसको इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते। तो इक्वल वेक्टर की कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन, जो कि हमने ऊपर वाले पार्ट में इक्वल, ये जो टॉपिक के ऊपर वाले पार्ट में डिस्कस किया था, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन सेम तो इक्वल वेक्टर, ठीक है। दोनों में से एक भी चीज़ अगर सेम नहीं होंगी तो हम उसको इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। हमको मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड याद रखना, कोई नंबर वगैरह ऐसी चीज़ आएंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप मान। लंबाई अभी यहाँ पे कैसे बोल रहा है ना ये सेम है करके, एक्चुअली एरो की लेंथ को वो देख के बता रहा है कि चलो ये लेंथ दिखने में सेम है तो फिर मैग्नीट्यूड सेम है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर का नेगेटिव। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप पहले डायग्राम को देखते हैं फिर इससे आते हैं। आप देखो यहाँ से ये जो डायग्राम दिया है बुक में, इसको नोट करते हैं। ये एक P से Q के डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर वाला वेक्टर, तो इसको लिखा है पी क्यू वेक्टर। और नीचे में देखो ये Q से P की तरफ आ रहा है तो इसको लिखा है क्यू पी वेक्टर,
है ना। ये भी समझने वाली बात है। जैसे ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया है तो इसको लिखेंगे हम ए बी वेक्टर। लेकिन अगर ये बी से ए की तरफ जाएगा तो अभी इस वेक्टर का नाम ए बी वेक्टर नहीं रहेगा, इसका रहेगा बी ए वेक्टर, है ना। यही नीचे में ये डायग्राम में दिया गया है। ए से बी तरफ जा रहा है तो हम बोलेंगे ए बी वेक्टर, क्योंकि जो भी पहला अल्फ़ाबेट लिखा होता है वो रहता है इनिशियल पॉइंट उसका, और दूसरा अल्फ़ाबेट रहता है टर्मिनल पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे ऊपर वाले वेक्टर में क्या है, तो ए इसका इनिशियल पॉइंट है और बी इसका टर्मिनल पॉइंट। बी ए वेक्टर लिखा है, इसका मतलब बी इसका इनिशियल पॉइंट है और ए उसका टर्मिनल पॉइंट है। तो ये दोनों वेक्टर लेंथ सेम है, एक प्रकार से डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन फिर इक्वल वेक्टर तो बोल सकते हैं खैर एक प्रकार से, लेकिन क्योंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट है ना। लेंथ सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम इसको इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते, लेकिन इक्वल वेक्टर इसको हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर लिखा तो फिलहाल तो ये गलत है, यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू बोलना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर इसको माइनस कर दूँ दो में से किसी एक को तो ये इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि मैंने सेकंड वाले पार्ट को ही माइनस लिखना चाहिए। जैसे मैं चाहूँ तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर लिख सकता हूँ। जैसे मैंने बी ए को माइनस लिख दिया था वैसे मैं ए बी को माइनस लिख दूँगा। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी ये दोनों इक्वल है, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है, माइनस बोलते ही इस एरो का डायरेक्शन पलट जाएगा उल्टी दिशा में, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। तो पढ़ते हैं इसको, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इफ ए वेक्टर इज अ गिवन वेक्टर then the negative of a vector is a vector whose magnitude is same as that of a vector but whose direction is opposite। तो नेगेटिव वेक्टर किसको बोलेंगे, तो ऐसा वेक्टर जिसका दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है। जैसे ये ए बी की बात करूँगा तो ये ऊपर वाला भी कितना है तो 3 सेंटीमीटर, नीचे वाला भी कितना है तो 3 सेंटीमीटर। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों इक्वल वेक्टर है क्या, नहीं। इक्वल वेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, तो एग्जैक्टली अपोजिट है। और डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होना तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर, जिसको हम इक्वलाइज कर सकते हैं माइनस साइन ऐड करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर देन क्यू पी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ ने एग्जाम्पल भी लिखा है, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू अगर ए वेक्टर होगा तो क्यू पी वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, माइनस ए वेक्टर या फिर माइनस ए बार। इसको आप याद रख सकते हैं। एक और देख सकते हैं हम ऐसा डायरेक्शन एग्जाम्पल, जैसे ये एम से लेके एन, तो इसको लिखेंगे एम एन वेक्टर। और दूसरा मैं उल्टा ड्रॉ करता हूँ इसको, ये भी वही है एन और m, तो ये हो जाएगा एन एम वेक्टर। तो अभी क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ऊपर वाला भी दिखने में मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, तो नीचे वाला भी मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब मॉड ऑफ एम एन वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ एन एम वेक्टर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम किस में है, डायरेक्शन में। तो एम एन वेक्टर को हम इक्वल टू एन एम वेक्टर नहीं लिख सकते, हमको लिखना पड़ेगा माइनस, तो अभी ये इक्वल है। वैसे उल्टा भी लिख सकते हैं ना, एम एन वेक्टर इक्वल टू एन एम वेक्टर या एम एन बार इक्वल टू एन एम बार, लेकिन यहाँ पे लिख दो माइनस तो भी चलेगा। आप चाहे तो उस किसी भी एक को माइनस साइन देके उसको इक्वलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैंने बोला कि एम एन वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर है, सो है ना, और एन एम इक्वल टू स्मॉल, या फिर इसको बोल देते ए वेक्टर है और इसको बोल देते, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, इसको बोलने का माइनस ए वेक्टर, है ना। तो इस तरह से भी जा सकते हैं हम, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। या फिर मैं बोलूँ एम एन वेक्टर इक्वल टू, लेट मी चेंज द पेन, आई वुड लाइक टू हैव द ब्लू पेन। सो मान लेते कि एम एन वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है, तो एन एम वेक्टर इक्वल टू कितना लिखना पड़ेगा, माइनस सी वेक्टर या माइनस सी बार। तो इस पॉइंट को याद रखना। नेगेटिव वेक्टर की खासियत क्या है, तो मैग्नीट्यूड, इसको भी लिख देते हैं, नेगेटिव वेक्टर का क्या रहता, मैग्नीट्यूड रहेगा इक्वल या फिर सेम, लेकिन डायरेक्शन रहेगा अपोजिट। ये याद रखने वाली बात है। नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सबकी लंबाई सेम रहेंगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। एक उत्तर में जाएगा
तो दूसरा दक्षिण में जाएगा, एक पूरब में जाएगा, दूसरा पश्चिम में जाएगा। एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस जाएगा तो एक नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस जाएगा।